चिंटू कहा जाता था। महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर में जन्मा वह हमेशा एक खुश और उत्साहित बच्चा था। वह एक बहुत साधारण परिवार से था। चिंटू के पिता एक स्थानीय सरकारी कार्यालय में क्लर्क थे और माँ एक गृहिणी थी। घर में पैसे की कमी थी, इसलिए वे हाथ से मुंह तक की जिंदगी जीते थे। एक छोटे से शहर में करने के लिए या आकांक्षा रखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन एक बच्चे के रूप में चिंटू को लगा कि उसके पास सब कुछ है। हालांकि वहां कोई असली खेल का मैदान नहीं था, पूरा शहर उसके और उसके दोस्तों के लिए एक खेल का मैदान था। उन्होंने एक लकड़ी की पट्टी से बना बैट लेकर क्रिकेट खेला। अगर लकड़ी की पट्टी नहीं तो कुछ भी जो गेंद को रोक सके। उस पल के लिए गेंद क्रिकेट बैट में बदल गई। जूते एक लग्जरी थे, इसलिए वह पूरे दिन नंगे पैर खेलता था, क्योंकि चप्पलें केवल स्कूल के लिए होती थी। खिलौने खरीदने का विचार सुनने में भी नहीं आया था। एक टूटी हुई रेडियो, पुराने बर्तन, साइकिल के टायर, कंकड़, सड़क के कुत्ते, बिल्लियां, उसके चारों ओर की हर चीज उसके लिए एक खिलौना बन गई। एक बच्चे के रूप में उसने कभी नहीं महसूस किया कि वह कहीं समझौता कर रहा है, क्योंकि पूरे पड़ोस में लोग इसी तरह अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वह एक बच्चे से लड़के में बदल रहा था, उसने रास्ते में कुछ चीजें समझना शुरू किया। चिंटू मीलों तक दौड़ता था, उसके पैरों में कुछ नहीं होता था। उसके पैरों के नीचे की कीचड़ इतनी नरम थी कि उसे कभी यह महसूस नहीं हुआ कि वह चप्पलों के बिना दौड़ रहा है। जब उसने नरम कीचड़ के नीचे छिपे एक पत्थर पर कदम रखा, तभी उसे एहसास हुआ कि वह बिना किसी चीज के अपने पैरों में दौड़ रहा है। कभी कभी वह बस साइकिल के एक टायर के साथ मीलों तक खुशी खुशी दौड़ता था। एक दिन उसने अपने एक दोस्त को एक नई BSA SLR साइकिल पर देखा। उसने केवल अपने काले और सफेद टीवी पर उन विज्ञापनों को देखकर आइसक्रीम का स्वाद कल्पना किया था। एक दिन जब उसने इसके लिए पूछा तो उसके पिता ने उसे जवाब दिया कि यह उसके दांतों के लिए अच्छा नहीं है। इस जवाब ने उसे यकीन दिला दिया कि आइसक्रीम उसके लिए नहीं बनी थी। हर साल एक स्थानीय दर्जी की मदद से एक शर्ट और एक पैंट का एक जोड़ा सिलवाया जाता था, विशेष रूप से त्योहारों के दौरान पहनने के लिए। जब तक उसने अपने दोस्त को एक टी-शर्ट पहने हुए नहीं देखा जिस पर ही मैन छपा हुआ था। उसने एक टूटी हुई बाटा की चप्पल पहनी हुई थी, जिसके नीचे एक सुरक्षा पिन लगी थी जो पट्टे को एक साथ बांधती थी। जब तक कि एक दिन PT सत्र में उसने अपने एक स्कूल के दोस्त को सफेद कैनवास के जूते पहने नहीं देखा। हर साल उसके पास स्कूल की किताबें होती थीं, जो या तो उसके चचेरे भाई से मिली होती थीं या पड़ोस के बच्चों से, लेकिन उसके सहपाठी हमेशा नए स्कूल सत्र के लिए नई किताबें खरीदते थे। जब उसके स्कूल के शॉर्ट्स थोड़े तंग या छोटे हो गए तो उसकी माँ पैंट के पीछे का हिस्सा खोलकर फोल्ड्स हटा देती थी, ताकि वह और ढीला और लंबा हो जाए और उसे एक और साल पहन सके। लेकिन वह देखता था कि उसके कुछ सहपाठी नए नए यूनिफॉर्म में आते हैं। जैसे जैसे वह एक बच्चे से लड़के में बदल रहा था, उसने कई चीजें समझना शुरू किया। लेकिन चिंटू कभी भी अपने माता पिता से कुछ नहीं मांग सकता था, क्योंकि उसे पता था कि उसके माता पिता उसके लिए जो वह चाहता था वह देने की स्थिति में नहीं थे। जब चिंटू 7 साल का हुआ तो उसके दादा ने उसे एक बांसुरी उपहार में दी और उसे इसे बजाना भी सिखाया। जब उसके दादा का निधन हुआ तो चिंटू अकेले ही झील के किनारे बैठकर बांसुरी बजाने का अभ्यास करता रहा। यह उसका पसंदीदा शौक था। ज्यादातर लोग यह भी नहीं जानते थे कि चिंटू इतनी अच्छी तरह से बांसुरी बजा सकता है। 10 अगस्त 1913 की बात है, जब स्कूल के प्रिंसिपल ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए बांसुरी बजाने के लिए 10 बच्चों का चयन करना चाहा। यह सुनकर चिंटू बहुत उत्साहित हो गया। यह उसके दादा को श्रद्धांजलि देने का सुनहरा अवसर था। चिंटू ने अपने माता पिता को आमंत्रित करने का फैसला किया और अपने प्रदर्शन के जरिए उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। उत्साहित होकर चिंटू प्रिंसिपल के कमरे की ओर दौड़ा और उसे बताया कि वह भाग लेना चाहता है। प्रिंसिपल ने जवाब दिया, ठीक है चिंटू, कल रिहर्सल के लिए आना और अपने साथ 22 रुपये लाना, ताकि एक स्टील की बांसुरी खरीदी जा सके, ताकि सभी की बांसुरी एक जैसी दिखे।
चिंटू के पास कई सालों से एक पुरानी लकड़ी की बांसुरी थी। उसके लिए लकड़ी की बांसुरी या स्टील की, दोनों एक जैसी थीं। उसे इस दिन तक कभी भी फर्क नहीं पता चला। लेकिन अपने पिता से 22 रुपए मांगना ताकि वह एक नई बांसुरी खरीद सके, ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं था। और उसी क्षण चिंटू को पता था कि वह 15 अगस्त के उत्सव में भाग नहीं ले सकता। चिंटू ने कभी अपने पिता से 22 रुपए मांगने की भी परवाह नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि बांसुरी पर 22 रुपए खर्च करना एक विलासिता है, एक विलासिता जो उसके लिए नहीं बनी थी। उसने महसूस किया कि उसे हमेशा यथार्थवादी रहना चाहिए और अपनी सीमाओं के भीतर रहना चाहिए। वह जीवन का पूरा आनंद ले सकता था अपनी सीमाओं के भीतर रहते हुए, यही सब उसे पता था। लेकिन उस दिन कुछ खास हुआ और एक सपना जन्मा, एक बेहतर जीवन जीने का सपना, एक सपना जिसके बारे में चिंटू को अब तक पता भी नहीं था। लेकिन चिंटू ने महसूस किया कि अगर 22 रुपए उसके सपने को मार सकते हैं तो वही 22 रुपए उसे हासिल करने में भी मदद कर सकते हैं। उस स्टील की बांसुरी ने उसे बार बार सोचने पर मजबूर किया। वह अपने पिता के पास दौड़ा, उसे गले लगाया और कहा, पापा, मुझे लाइफ में बड़ा बनना है। उसके पिता ने जवाब दिया, बेटा, मुझे वो दिन देखना है। उस दिन से चिंटू पहले जैसा नहीं रहा। जब भी वह अपने शहर के चारों ओर घूमता, वह अधिक ध्यान से देखने लगा। चलते समय वह अपने पहने हुए चप्पलों पर और दूसरे बच्चों के पहने हुए चप्पलों पर ध्यान देता था। वह उस बैट पर ध्यान देता था जिससे वह खेल रहा था और बाकी बच्चे जिस चीज़ से खेल रहे थे, एक शर्ट जो वह पहन रहा था और दूसरे बच्चे जो पहन रहे थे। यहाँ उसने लकड़ी की बांसुरी और स्टील की बांसुरी के बीच का अंतर समझा। जैसे जैसे समय बीतता गया, चिंटू को पुराने मैगजीन से स्पोर्ट्स बाइक और स्पोर्ट्स कार के पोस्टर्स इकट्ठा करने का एक नया शौक लग गया और उसने उन्हें अपनी दीवार पर चिपका दिया। एक दिन एक मैगजीन पलटते समय चिंटू को एक स्टील की बांसुरी की तस्वीरें भी मिली और उसने अपनी दीवार पर चिपका दिया। उन पोस्टर्स को देखते देखते वह एक वयस्क बन गया। धीरे धीरे पोस्टर्स फीके पड़ने लगे, रंग फीके पड़ने लगे और तस्वीरें धुंधली होने लगीं। जैसे जैसे साल बीतते गए, वे पोस्टर्स परीक्षा के शेड्यूल, महत्वपूर्ण नोट्स और विभिन्न MBA विश्वविद्यालयों के कैटलॉग के नीचे दब गए। एक लाल फेरारी और एक स्टील की बांसुरी के पोस्टर्स कई कैटलॉग के बीच झांकते रहे जो बिखरे पड़े थे। अब तक उसके कई पुराने दोस्त छोटे शहर को छोड़कर देश के विभिन्न हिस्सों में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाने लगे। चिंटू को एहसास हुआ कि एक छोटे शहर में वह कभी भी वह हासिल नहीं कर पाएगा जो वह हासिल करना चाहता था। एक छोटे शहर में उसकी सपनों को कभी पूरा नहीं किया जा सकता था। अपने कई दोस्तों की तरह चिंटू ने MBA प्रवेश परीक्षा दी। आखिरकार वह पास हो गया, लेकिन उसके पास भुगतान करने के लिए कोई पैसे नहीं थे। तो उसने अपनी जिंदगी का पहला कर्ज लिया, एक शिक्षा ऋण। चिंटू ने MBA करने के लिए अपने छोटे शहर को छोड़ दिया। उसने एक रेस देखी, सफल बनने और कॉर्पोरेट सीढ़ी पर चढ़ने की एक दौड़। उसने जो कुछ भी सुना वह बड़े MNCs के नाम और CEO, CFO, VP जैसे चकाचौंध भरे पद थे। यहाँ उसने सीखा कि धन बनाने के लिए उसे एक करियर बनाना होगा और उसने विश्वास करना शुरू कर दिया कि MBA की डिग्री उसकी ज़िंदगी बदल देगी। अब कैंपस प्लेसमेंट का समय आ गया उसके नौकरी के इंटरव्यू के लिए। उसने एक जैकेट, जूते और एक टाई उधार ली। जब उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार उन कपड़ों को पहना तो उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी आखिरकार बदल रही है। वह टाई उस पर बहुत अच्छा लग रहा था। उसने एक तस्वीर ली और उसे अपने माता पिता को भेज दिया। उसने विश्वास किया कि यह टाई उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखती है। चिंटू को एक नौकरी मिल गई। वह मुंबई में एक बड़े MNC के इंटरव्यू में पास हुआ और उसे 22,000 रुपये की शानदार सैलरी का ऑफर मिला। चिंटू ने सबसे पहले अपने माता पिता को फ़ोन किया। उसने अपने पिता को बताया, वो दिन अब दूर नहीं है जिस दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा। उसके सभी रिश्तेदार एक एक करके उसे बधाई देने के लिए फ़ोन करने लगे।
चिंटू आसमान पर था। जिंदगी इससे बेहतर नहीं हो सकती। चिंटू को अपने बचपन की याद आई जब वह स्टील की बांसुरी खरीदने का खर्च नहीं उठा सकता था। उसने उस दिन का धन्यवाद किया क्योंकि इसने उसे अपने जीवन के बारे में कुछ करने के लिए प्रेरित किया। उसे याद आया कि उसने अपनी दीवार पर खेल कार के हर चीज के लिए एक कतार थी। उसका ऑफिस अंधेरी में था, लेकिन उसकी सैलरी केवल नीरा रोड पर एक घर किराए पर लेने की अनुमति देती थी और वह थोड़ा दूर था। उसने मुंबई की लोकल ट्रेन से यात्रा करना शुरू किया। उसे एहसास होता है कि मुंबई में जीवन को संभालना आसान नहीं था। नौकरी शुरू हुई। पहली सैलरी 22,000 रुपये के बाद 22,000। चिंटू ने पूरी सैलरी 22,000 रुपये निकाल ली। 22,000 बस उन नोटों को पकड़ने और महसूस करने के लिए। पहली बार वह अपने हाथ में इतना बड़ा रकम पकड़ रहा था। उसे वह दिन याद आया जब वह 22 रुपये की बांसुरी भी नहीं खरीद सकता था और आज उसके हाथ में 22,000 रुपये थे। उसे लगा कि वह जीवन में पहुंच गया है। इस दिन के बाद उसे लगा कि उसने सफलता हासिल कर ली है। उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए बड़ा बनने का टिक कर दिया और वह आरामदायक क्षेत्र में चला गया। आकांक्षा की गरीबी ही लोगों को गरीब बनाए रखती है। यह उसके हाथ में सैलरी रखने के बाद मुंबई में पहला वीकेंड था। पहली बार वह एक ऐसी रेस्टोरेंट में गया और एक सुपरमार्केट से किराने का सामान खरीदा। आखिरकार चिंटू मॉल में गया और कुछ ब्रांड नाम देखे जो उसने हमेशा अपने MBA दोस्तों से सुने थे। उसने 2 नई शर्तें उठाईं, टाई एंड पैंट। उसने अपने लिए नए जूते खरीदे। अब चिंटू शहर में घूमने और ऑफिस जाने के लिए ऑटो रिक्शा अफोर्ड कर सकता था। जब वह शॉपिंग के बाद घर आया तो वह सोफे पर बैठ गया और बहुत रोया। चमड़े के जूते बटा चप्पलों से बहुत बेहतर थे। ऑटो रिक्शा निश्चित रूप से साइकिल से बेहतर था। कमरे में सीलिंग फैन होना बिना फैन के होने से बेहतर था। सुपरमार्केट में ट्रॉली के साथ शॉपिंग करना लाला जी की दुकान से बेहतर था। चिंटू ने अपने माता पिता को फोन किया और बताया, मुंबई में जीवन बहुत बेहतर है। यहाँ तक कि आटा दही भी ब्रांडेड है। हमें आटा चक्की नहीं जाना है। कुछ सालों बाद चिंटू की शादी हो गई। चिंटू को और जिम्मेदार होते हुए देखकर उसके माता पिता ने उसकी शादी अपने गांव की एक लड़की से कर दी। मुंबई में नई शादीशुदा जिंदगी बहुत सुखद थी। पहले के कुछ दिन फिल्मों में जाने, रेस्टोरेंट में खाने आदि के बारे में थे। लेकिन जब महीने का 15वां दिन आया तो चिंटू को एहसास हुआ कि उसकी जेब खाली है और उसकी सैलरी पल भर में खत्म हो गई। यहीं पर उसने समझदारी से खर्च करने का फैसला किया। चिंटू को पैसों की कमी नहीं लगी, 1,000 रुपए की कमी से परेशान था। 22,000 रुपए की सैलरी ने उसे एक ऐसा जीवन दिया था जो उस छोटे शहर से कहीं बेहतर था जहां से वह आया था। इसलिए उसे कभी यह महसूस नहीं हुआ कि वह कम कमा रहा है। उसे लगा कि खर्च करना बेकार है। वीकेंड्स पर बाहर जाने के लिए उन्होंने ट्रेन को प्राथमिकता दी क्योंकि वीकेंड्स पर यह अपेक्षाकृत खाली होती थी। ऑटो रिक्शा पर पैसे खर्च करने के बजाय मूंगफली खाने और ट्रेन स्टेशन तक चलने को मज़ेदार माना जाता था। लोअर परेल पर उतरना, सबसे बड़े मॉल में जाना, केवल ब्रांडेड दुकानों के पास तस्वीरें लेना, फिर उन्हें फेसबुक पर अपलोड करना और अधिकतम दोस्तों से लाइक पाना एक अलग ही स्तर का मज़ा था। उसके दोस्त टिप्पणी करते थे, चिंटू अब तो बड़ा आदमी हो गया यार। और उन टिप्पणियों को पढ़ते हुए चिंटू को लगा कि वह आखिरकार उस जगह पहुंच गया है जहां वह जीवन में जाना चाहता था। वह ब्रांड्स के सेल पर आने का इंतजार करता था। तभी वह अपनी पत्नी के साथ दुकान के अंदर जाता था। उसने उन लोगों का मजाक बनाना शुरू कर दिया जो बिना सेल के दुकान में जाते थे, इसे पूरी तरह से पैसे की बर्बादी की तरह दिखाते हुए। जब भी उसकी पत्नी उसे एक बाइक दिखाती, वह कहता, मुंबई में चलाना सुरक्षित नहीं है। जब उसकी पत्नी उसे एक कार दिखाती तो वह कहता, इतना पेट्रोल क्यों बर्बाद करना, सिर्फ हमारे लिए दो ही। एक अलग स्तर की घमंड धीरे धीरे उसके अंदर समा रहा था। उसने खुद को गरीब से ज्यादा स्ट्रीट स्मार्ट कहा।
उसने लोगों को सलाह देना शुरू कर दिया कि पैसे खर्च करना कितना बेवकूफ़ी भरा है। उसने कहा, अगर मेरे पास वो पैसे होते तो भी मैं उन्हें लग्जरी पर खर्च नहीं करता। उन्होंने घोषणा की, ये ऐसा नहीं है कि मेरे बड़े सपने हैं, ये उसका सामान्य जवाब था। उसके दिमाग में गरीबी का एक अलग स्तर बढ़ रहा था जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया। 22,000 रुपये से अपनी आय बढ़ाने के बजाय चिंटू अधिकतर इस पर ध्यान केंद्रित कर रहा था कि कैसे बचत करें और कहां-कहां कटौती करें। कुछ सालों बाद मुंबई में कुछ साल रहने के बाद चिंटू ने एक बैंक लोन लेने में सफलता पाई और अपना खुद का घर खरीदा। जल्द ही उसने पैसे कमाना शुरू कर दिया। जल्द ही उसे एक बहुत ही प्रतिभाशाली बेटे का आशीर्वाद मिला। जब वह 6 साल का हुआ, चिंटू ने उसे बांसुरी बजाना सिखा दिया। चिंटू ने उसे वही लकड़ी की बांसुरी दी जिसे उसने बचपन में बजाया था। बेटे को बांसुरी देते हुए कहा, लकड़ी की बांसुरी ने मुझे छोटे शहर से बाहर निकलने और अपने सभी सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। चिंटू को कभी एहसास नहीं हुआ कि वह अभी भी जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाया है। एक दिन चिंटू ने अपने बेटे को स्कूल छोड़ा और क्योंकि वह काम के लिए देर हो गया था, वह रेलवे स्टेशन पहुंचा। उसने देखा कि ट्रेन विपरीत दिशा से प्लेटफॉर्म की ओर आ रही है। चिंटू को पता था कि अगर वह इस ट्रेन को चूक गया तो उसका बॉस उसे काम पर देर से चलते हुए देखेगा और यह उसके लिए उसे वेतन वृद्धि न देने का बहाना बन सकता है। ये सभी विचार चिंटू के मन में चल रहे थे। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, उसने एक शॉर्टकट के जरिए रेलवे ट्रैक को पार किया, लेकिन तब तक सपना उसके बहुत करीब था और उसके बाद वह केवल यह महसूस कर सका कि उसे फेंक दिया गया और वह बेहोश हो गया। चिंटू को कुछ भी महसूस नहीं हुआ और उसे ऐसा लगा जैसे वह ऊपर उठ रहा है। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह चल रहा है, लेकिन वह अब अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा था। वह अपने चारों ओर किसी को नहीं देख सका। वह केवल एक धुंधली वातावरण को महसूस कर सकता था। कोई उसे सुनने वाला नहीं था। उसने चिल्लाया, उसने फिर से मदद के लिए चिल्लाया। उसने चिल्लाया और अपनी पत्नी, अपने बेटे, अपने पिता, अपनी माँ को बुलाया, लेकिन कोई भी उसे सुनने वाला नहीं था। और अंततः जैसे ही धुंध छटी, उसने पाया कि वह एक सुनसान रास्ते पर एक फेरी की ओर चल रहा है। हाँ, यह एक फेरी थी, सच में एक फेरी। वह फेरी की ओर दौड़ा ये पूछने के लिए कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन फेरी शांत थी। चिंटू ने उसकी आंखों में आंसू देखे। उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत हो गया है, लेकिन फिर भी एक फरिश्ते की तरह वह उस अंधेरे क्षण में चिंटू का मार्गदर्शक सितारा बन गई। उसने उसे उसके घर की ओर मार्गदर्शन किया। तुरंत वह गली में दौड़ पड़ा, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रहा था। फेरी हमेशा उसके पीछे थी, उड़ती हुई और उसका पीछा करती हुई। वह अपने घर की ओर दौड़ने लगा और दरवाजे पर पहुंच गया। वह यह देखकर हैरान था कि क्या हुआ है। उसकी पत्नी और बच्चे और उसके माता पिता उसकी फोटो के सामने जोर जोर से रो रहे थे। उसके रिश्तेदार, पड़ोसी सभी उसके चारों ओर रो रहे थे। जब उसने अपने बेटे और अपने पिता को छूने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी महसूस नहीं किया। तभी चिंटू को एहसास हुआ कि वह मर चुका है। वह अब नहीं रहा। वह पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुका था। उसने उस फेरी की ओर देखा और उससे विनती की, क्या आप मुझे फिर से अपने परिवार से मिलाने में मदद कर सकते हैं? फेरी चुप हो गई। उसके पिता और माँ इस सदमे को सहन नहीं कर पाए। अचानक उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा। चिंटू अपने पिता को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन वह अपने पिता को थाम नहीं सका। लोग दौड़ते हुए उसे नज़दीकी अस्पताल ले गए। चिंटू अस्पताल की ओर दौड़ा। उसने देखा कि डॉक्टर उसके पिता को भर्ती करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उसके पिता के पास बीमा नहीं था और न ही अस्पताल का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त पैसे थे। लोग सरकारी अस्पताल की ओर दौड़ पड़े, लेकिन रास्ते में उसके पिता की मृत्यु हो गई। चिंटू अपने पिता की ओर दौड़ा और जोर से चिल्लाया। उसने अपने पिता को थामने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ भी महसूस नहीं किया। चिंटू को रोते हुए देखकर फेरी ने आखिरकार बोला, चिंटू, अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो?
चिंटू और फेरी एक साथ घर लौटे। उसकी पत्नी अपना सिर पकड़े हुए रो रही थी। अगले दिन दरवाजे की घंटी बजी। बैंक के कुछ अधिकारी घर की किस्त वसूलने आए थे। चिंटू की पत्नी ने बैंक खाते में देखा और उसके पास मुश्किल से कुछ पैसे बचे थे। चिंटू की उस महीने की सैलरी क्रेडिट नहीं हुई थी। बैंक के अधिकारियों ने उसे केवल 1 सप्ताह का समय दिया अपार्टमेंट खाली करने के लिए। चिंटू ने यह सब अपने सामने होते हुए देखा। चिंटू ने बेबसी महसूस की और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका अपने काम और मासिक सैलरी पर विश्वास ने उसकी और उसके परिवार की जिंदगी को भी कीमत चुकानी पड़ी। उसने रातों रात देखा कि उसकी पत्नी को सबसे नजदीकी चौल में शिफ्ट होना पड़ा। उसने एक कमरे को किराए पर लिया जिसमें एक सामान्य टॉयलेट था और अपने बेटे की शिक्षा को जारी रखने के लिए मुंबई में अपनी जिंदगी बिताई। अगले दिन उसने बैंक का दौरा किया और चिंटू के बैंक खाते का दावा किया और पाया कि उसके बैंक में मुश्किल से कुछ पैसे बचे हैं। वह पैसा तो मुंबई जैसे शहर में अपने बेटे की शिक्षा के लिए भी पर्याप्त नहीं था। फिर उसकी पत्नी ने अपने काम पर लौटने का फैसला किया, लेकिन उसकी मासिक तनख्वाह 5,000 रुपये में वह केवल घर का किराया और महीने का राशन ही चुका सकती थी। वह स्कूल की फीस चुकाने का खर्च नहीं उठा सकती थी। आखिरकार चिंटू के बेटे को समय पर फीस न चुकाने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया। यह चिंटू के लिए सबसे अंधेरा दिन था। उसे अपनी पत्नी के शब्द याद आए, चिंटू, हमारा बैंक बैलेंस तो बस हाथ से मुंह तक है। हम अभी भी अपने लिए पर्याप्त पैसे नहीं कमा पाए हैं। चिंटू को पहली बार यह एहसास हुआ कि पैसे कमाना क्यों इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चिंटू ने अपने घर में एक लकड़ी की शेल्फ खोली, लकड़ी की बांसुरी को छुआ और परी से कहा, काश मैं सपने देखना नहीं छोड़ता। अब चिंटू की पत्नी और उसका बेटा उसी घर में वापस जाने को मजबूर हो गए जहां चिंटू का जन्म हुआ था और उसने अपना पूरा बचपन बिताया था। उसकी पत्नी ने अपने बेटे को उसी स्कूल में दाखिल कराया जहां चिंटू ने पढ़ाई की थी। चिंटू ने देखा कि उसका बेटा उसी स्कूल में वापस जा रहा है और वही जीवन जी रहा है जो उसने सालों पहले जिया था। उसने देखा कि उसका बेटा उसी झील के चारों ओर दौड़ रहा है, वही गलियों में और उसी छोटे शहर में। उसे एहसास हुआ कि उसकी नौकरी ने उसे ज्यादा दूर नहीं ले जाया। वास्तव में यह उसे फिर से पहले की स्थिति में ले आया है। चिंटू का बेटा अपने फुर्सत के समय में बांसुरी बजाया करता था। झील के किनारे अपने पिता की याद में बैठा चिंटू उनके पास बैठा और उन्हें खेलते हुए देखा, जबकि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह पूरी तरह से बेबस था। जब चिंटू झील के किनारे बैठा था तब परी प्रकट हुई। उसने चिंटू से कहा, कभी कभी लोग सालों बिताते हैं और हजारों मील यात्रा करते हैं, यह सोचते हुए कि वे बहुत मेहनत कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने परिवारों के लिए काफ़ी किया है, लेकिन वे वास्तव में केवल गोल गोल दौड़ रहे होते हैं और अक्सर यह तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। एक दिन चिंटू का बेटा स्कूल के प्रांगण की सीढ़ियों पर बैठकर बांसुरी बजा रहा था। उसका शिक्षक जो पास से गुजर रहा था ने उसे देखा। उसने कहा, तुम बांसुरी इतनी अच्छी तरह बजाते हो, तुम 15 अगस्त के उत्सव में भाग क्यों नहीं लेते? चिंटू का बेटा यह सुनकर बहुत उत्साहित हो गया, लेकिन फिर शिक्षक ने कहा, जो बांसुरी तुम्हारे पास है वह बहुत पुरानी है। एक नई स्टील की बांसुरी ले लो या 200 रुपये लाओ, मैं तुम्हारे लिए एक नई खरीदूंगा। अपने शिक्षक की बात सुनने के बाद चिंटू के बेटे को एहसास हुआ कि 200 रुपये उसकी माँ के लिए एक बड़ा रकम है। वह अपनी माँ पर उस स्थिति में बोझ नहीं डालना चाहता था जहां वह बेबस थी। इस पूरे घटनाक्रम को चिंटू देख रहा था। चिंटू का बेटा घर दौड़ कर गया, अपनी माँ को गले लगाया और बहुत रोया। उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी मुझे लाइफ में बड़ा बनना है। यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी उसे सिर्फ एक ही बात कही, बेटा मुझे वो दिन देखना है। जिंदगी ने पूरा चक्र पूरा कर लिया था। चिंटू को एहसास हुआ कि वह वापस जाने के लिए केवल एक कदम दूर था, उसी बिंदु पर जहां उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। चिंटू जोर से चिल्लाया, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था सिवाय एक परियों के।
परियों ने चिंटू के पास जाकर कहा, चिंटू, तुमने यह समझ लिया है कि लकड़ी की बांसुरी और स्टील की बांसुरी में बड़ा अंतर है। मुंबई में एक घर में रहने और मुंबई में एक अच्छे घर के मालिक होने में एक अंतर है। गाड़ी चलाने और लग्जरी कार चलाने में एक अंतर है। अंतर यह है कि या तो तुम्हारे पास जीवन पर नियंत्रण है या तुम जीवन और परिस्थितियों को अपने ऊपर नियंत्रण करने देते हो। यह कहते हुए परियों ने चिंटू का हाथ पकड़ा और एक स्टील की बांसुरी दी और कहा, उठने का समय हो गया है। जैसे ही चिंटू ने स्टील की बांसुरी को छुआ, अचानक उसने अपने शरीर को महसूस करना शुरू कर दिया। वह अपने चारों ओर शोर सुन सकता था। शोर से उसने किसी को उसे बुलाते हुए सुना, पापा पापा उठो, पापा पापा उठो। चिंटू पहचान गया कि यह उसके बेटे की आवाज़ थी। उसने अपनी आंखें खोलीं और पाया कि वह एक अस्पताल में है। उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में जीवित है। वह ट्रेन के उसके करीब आने के सदमे में बेहोश हो गया था। चिंटू को उसकी जिंदगी वापस मिल गई, लेकिन वह जिंदगी के लिए जाग गया था।